हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो अपन क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब अपन एमसीक्यू कर रहे थे कि अपन इस वाले चैप्टर का रिवीजन करके इस वाले चैप्टर को फिनिश यहाँ पे करेंगे, है ना। तो जो चैप्टर नंबर 4 का है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम का जो इसका रिवीजन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रिलेवेंट रहने वाला है। अगर आप चाहें तो इसका मतलब 2 घंटे का वीडियो रहेगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप इसको 2-3 बार अगर अच्छे से कर लेते हैं तो अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो मतलब जो भी मतलब की पॉइंट्स आपके दिमाग में यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाएंगे, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर 4 के रिवीजन में यहाँ पे अपन सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, है ना। और जो अपना मतलब एग्जाम से पहले जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है, उसमें भी आप 2x की स्पीड में ये पूरा रिवीजन देख सकते हैं, इससे अपने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन जल्दी से गो थ्रू यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर है अपना कितना 4.8। देखिए, 5 year ago, Sona Limited issued 12% irredeemable debenture at 103 at a premium rupees 3 sorry at a rupees 3 premium to their par value of rupees 100. The current market price of this debenture is rupees 94. If the company pays corporate tax at rate of 35%, calculate its current कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैपिटल। तो अपन को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी। सबसे पहली बात तो अपन को यहाँ पे रिलेटेड डिवेंचर की बात कर रही है, मतलब सीधी सी बात है, अपन को छोटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, बड़े वाले फॉर्मूले की बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ अपन को डिवेंचर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब केडी, है ना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड। तो 12% यहाँ पे डिवेंचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपना 100 पे 12% से अपना इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो 12 हो जाएगा अपना इंटरेस्ट, है ना। और बाकी अगर और नेट प्रोसीड की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ऊपर नेट प्रोसीड यहाँ पे लेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कब मार्केट प्राइस लेना है, कब इशू प्राइस लेना है नेट प्रोसीड में, तो आप कंसेप्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से आराम आराम से समझा, है ना। तो केडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड। तो इंटरेस्ट हो जाएगा अपना 12 और 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाई 90 फुल नेट प्रोसीड, तो अपना 8.30 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इलस्ट्रेशन 1 आसान था, ज्यादा भी यहाँ कोई भी टफ चीज यहाँ पे नहीं थी। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। देखिए, a company issue 10,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028। तो यहाँ पे कौन से वाले यहाँ पे डिवेंचर की बात हो रही है। देखो, इन्होंने यहाँ पे बता दिया है एक कब मैच्योर हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे रिडीमेबल डिवेंचर की बात हो रही है। रिडीमेबल डिवेंचर मतलब जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और होल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, उस वाले फॉर्मूले की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो अपन को बता दिया गया 10,000 डिवेंचर है 10% वाली, तो इंटरेस्ट अपना फेस वैल्यू पे लग जाएगा, तो 100 इंटू 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 10 इंटरेस्ट हो जाएगा। और नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10% प्रीमियम भी इशू कर रहे हैं, तो 100 प्लस 10%, तो यहाँ पे 110 अपना हो जाएगा नेट प्रोसीड। और आगे क्या बोल रहे हैं, द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड एट अ पार, बोल दिया है कि अपना किस पे रिडीम हो रहा है, पार पे रिडीम हो रहा है, मतलब रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी अपनी 100। और कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूम 35% एज अ टैक्स रेट, है ना। कुछ नहीं, सिर्फ अपन को फॉर्मूले में सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और होल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय, है ना, ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो के डी स्क्वायर टू अपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, फिर 10 हो गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कर दिया, रिडम्पशन वैल्यू उन्होंने बोला था एट पार, तो 100 हो गई, और नेट प्रोसीड मैंने बता दिया 100 प्लस 10%, तो अपना यहाँ पे 110 ये हो गई, है ना। डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 5 साल के बाद 23 से लगा के 28 तक 5 साल हो रहा है, तो एन हो गया अपना 5, तो डिवाइड बाई कर दिया अपन ने 5 से, और फिर 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करके अपन ने कितना आ गया के डी 4.29 यहाँ पे आ गया। बिल्कुल सिंपल था, इसमें भी कोई यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे नहीं था, है ना। तो
दो इलस्ट्रेशन, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। इलस्ट्रेशन 3 भी इलस्ट्रेशन 2 के जैसा ही, बस एक पॉइंट यहाँ पे जो अपन को समझने का यहाँ पे देखना है ना। देखिए, a company issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at par on 1st April 2018 to be matured on 1st April 2028 एट पार। तो अपन को देखो वो सेम बात है, रिन्यूअल डिवेंचर की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे एन की जगह पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कब इशू हो रहा है 18 में और मैच्योर कब हो रहा है 28 में, मतलब एन के क्या रहने वाले हैं यहाँ पे 10। लेकिन एक और पॉइंट है, वो जाकर अपन और क्लैरिफाई यहाँ पे करेंगे। द कंपनी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑन 1st April 2023। तो यहाँ पे पहले इन्होंने बोल दिया कि इशू हो रहा है 18 में, इशू हो रहा है 18 में और मैच्योर कब हो रहा है 28 में, है ना। मतलब एन कितना होना चाहिए 10, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कंपनी इसकी कॉस्ट कब जानना चाह रही है 1st April 2023 को। तो 18 से लेकर 23 तक कितना हो गया 5 साल। तो यहाँ पे एन क्या लेना पड़ेगा 5 साल, क्योंकि अपन को 28 को नहीं बताना है, कंपनी पूछे 23 को क्या होगी इसकी एग्जिस्टिंग डेब्ट, तो अपन को एन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सो यू गेटिंग पॉइंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80, तो अपन को मार्केट प्राइस पता चल गया, मतलब नेट प्रोसीड यहाँ पे 80 रहने वाली है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूम 85% टैक्स रेट। तो बस सेम वैसा ही है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे रिन्यूअल की बात कुछ नहीं की गई है, मतलब रिडम्पशन प्राइस की, तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू पर कुछ बात नहीं की जाए, तो यहाँ पे अपन 100 यहाँ पे मानेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इन्होंने बोल भी दिया था मैच्योर एट पार, अगर नहीं बोला होता तो भी अपन वही यहाँ पे मानते हैं ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, सेम वही है अपना। तो इंटरेस्ट हो जाएगा अपना 100, 1 माइनस टैक्स कर दिया, रिडम्पशन वैल्यू 100 और नेट प्रोसीड अपन ने बता दिया था 80 डिवाइड बाय 5 और होल डिवाइड बाय 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 अपना केटी यहाँ पे 11.67 यहाँ पे आ गया, है ना। ये हो गया 11.67। तो सिंपल था, इसमें कोई मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 थोड़ा अच्छा है, इसलिए अपन इसको आराम से देखेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको आईडी बोलते हैं, इशू 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 lakh each issued at rupees 2500 and repayable after 25 year. Compute the cost of debt if there is no corporate tax। तो यहाँ पे डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब जो कि फेस वैल्यू से उसकी बहुत मतलब ये मान के चलिए, मतलब एक तरीके से नेट वैल्यू पर ही क्या होते हैं उसको इशू किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि फेस वैल्यू कितनी 1 लाख है, लेकिन इसको किसने भी इशू किया जा रहे हैं 25 में, मतलब बहुत ही सब मिनिमल अमाउंट यहाँ पे लिया जाता है, उस पर इशू यहाँ पे कर देते हैं। तो अपन को क्या बताना है, इसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट यहाँ पे बतानी है। तो आप कहेंगे सर ये वाला कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे अपना एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा अपना 25, है ना, क्योंकि 25 ईयर बाद ही क्या हो रहा है वो यहाँ पे रिपेबल होंगे, है ना। और यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू क्या हो जाएगी, रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं गिवन है, तो फेस वैल्यू को ही अपन यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू मान लेंगे। तो 1 लाख रुपीज अपनी यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन फ्यूचर अपन को एक 1 लाख रुपीज यहाँ पे मिलेंगे, है ना। और इशू प्राइस कितना है 2500 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको निकालने का एक ही तरीका है कि जो अपन जैसे अपन ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ के आए होंगे कि फ्यूचर वैल्यू को अपन कैसे निकालते हैं, है ना। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n, है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मान लेंगे अपन 1 लाख रुपीज, कितना रिडम्पशन पे इतना मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी अपनी 2500 और यहाँ पे एन अपने पास 25 है, तो फिर यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से करा है ना। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की जगह यहाँ पे 1 लाख आ गया। 1 लाख मैंने बता दिया क्यों आया फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी गई है, तो वही मानेंगे कि फिर अपनी फेस वैल्यू यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू है ना। 2500 यहाँ पे हो गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू जो कि इशू प्राइस है अपना, और यहाँ पे 1 प्लस r टू दी पावर यहाँ पे 25a आ गया, है ना। फिर डिवाइड करेंगे, a इन 2 में है, नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। फिर इसको r अपन को निकालना पड़े, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 यहाँ पे यहाँ के 1 मतलब 1 डिवाइड बाई 25 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैंने यहाँ पे स्टेप्स आपको लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइप करना है अपनी कैलसी पर 40, एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देना, टाइप क्या करना 40, है ना। 40 टाइप कर लेंगे कैलकुलेटर पर। फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पे
फिर उसको 40 टाइप करके स्टेप 1 में, स्टेप 2 में अपन को 12 टाइम अंडर रूट करना है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है -1 करना है, फोर्थ स्टेप में डिवाइड बाई 25 करना है। 25 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि उसमें n से डिवाइड करें, अगर 25 की जगह यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि 20 होता है या 15 होता है तो उससे डिवाइड करते। फिर स्टेप 5 में अपन करेंगे +1, फिर स्टेप 6 में करेंगे इनटू और इक्वल टू, ऐसे करके इनटू इक्वल टू 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा करके अपन को 12 टाइम्स तक करना है, तो अपन को ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर ये बन अपना यहाँ पे सही जाके माइनस हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 15 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आएगा 0.1590 और परसेंट इसके टर्म में आ जाएगा 15.90%। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आई सही ने यहाँ पे करवाया है, देखिए जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड करके, जैसे यहाँ पे r इक्वल टू 15% ले लिया और 16% करके इन्होंने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि ऐसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अपन को ऐसे पता नहीं चलेगा कि आंसर अपना 15 और 16 के बीच में यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे करके भी अगर आप करके आएंगे स्टेप्स लगा के, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं ना। देखिए RBML is proposing to sell a 5-year bond of ₹5,000 at a 8% rate of interest per annum। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, RBML यहाँ पे कुछ कंपनी होगी प्रपोज कर रही है, क्या सेल कर रही है, अपने 5 ईयर की बॉन्ड सेल कर रही है। यहाँ पे कितने परसेंट कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 8% का यहाँ पे इंटरेस्ट है। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। कैलकुलेट द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए अपन को क्या निकालना है, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालना है। इफ ही एक्सपेक्ट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। अगर वो जो अपने इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना जो रेट ऑफ रिटर्न है 6% यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब समझिए। देखिए जो RBML ऐसी कोई कंपनी होगी, वो अपने एक बॉन्ड सेल कर रही है कितने का, 5,000 का, है ना। तो उस पर क्या देखिए अपन जैसे मान लीजिए अपने 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करा, तो क्या कर रहे हैं, इक्वली अमोर्टाइज हो जाएगा। मतलब जैसे मान के चलते हैं 5 ईयर के लिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 ईयर के लिए एक अपना ऐसा बॉन्ड है, तो मान लीजिए अपने इन्वेस्ट करा, तो वो कह रहा है इक्वली अमोर्टाइज हो जाएगा। मतलब 5,000 डिवाइड बाय 5, मतलब अपना 1,000 हर ईयर अपना कम होता जाएगा। मान लीजिए अपन ने इन्वेस्ट करा, तो फर्स्ट ईयर अपन को 5,000 पे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 1,000 कम हो जाएगा तो 4,000 पे सेकेंड ईयर पे, ऐसा ही फिर 1,000 अपन कम करते जाएंगे ना हर ईयर, तो 5th ईयर में जाके पूरा अपना नील यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इस पे अपन को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हर ईयर। सबसे पहले ईयर अपन को जो अपना 8% इंटरेस्ट है 5,000 में मिलेगा, फिर अपना मिलेगा 4,000 पे, ऐसे ही अपन को हर ईयर इतने इतने पे इंटरेस्ट ऐसा मिलता जाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, देखो अपना 1,000 पर ईयर तो मिलेगा, साथ में ही इसका इंटरेस्ट भी उसको मिलता जाएगा, है ना। तो वो 1,000 रुपये तो अपन को वापस करते ही जाएंगे, साथ में उसका इंटरेस्ट भी अपन को देंगे, है ना। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अपन को क्या इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे जब अपन ने इन्वेस्ट किया होगा बॉन्ड में, तो सबसे पहले अपने पास कितने होंगे, सबसे पहले अपने पास 5,000 यहाँ पे होंगे, तो 5,000 का इंटरेस्ट मिला होगा, फिर उन्हें 1,000 रुपये अपने लिए वापस कर दिए, मतलब अपन को 1,000 रुपये मिल गए। तो अपनी कितने इन्वेस्ट सेकंड ईयर में 4,000, तो 4,000 पे इंटरेस्ट मिल गया 8%, तो 320 आ गया, फिर 1,000 और वापस कर दी, तो 3,000 पे 8% से 240, फिर 2,000 पे 8% से 160, फिर 1,000 पे 8% से 80, है ना। तो इंटरेस्ट तो मिला ही, साथ में क्या मिला अपना 1,000 रुपये हर ईयर भी अपन को मिलते गए। तो इन दोनों को मिला के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 1,400, इसमें 1,320, इसमें 1,240, इसमें 1,160, इसमें 1,080, है ना। तो अपन को क्या मिला, एक ईयर 1 के एंड में मिला, ईयर सेकंड की, ईयर थर्ड की, ईयर 4 के और ईयर 5 के एंड में अपन को मिला। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आता है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी इनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पी फैक्टर बन जाएगा, तो उससे अपन को ये अपन रेट निकाल के अपन डायरेक्ट इनटू करके इनका पी भी यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। ये होप्स आपको पता होगा फिर पी फैक्टर कैसे निकलता है, नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या टाइप करना है। 6% निकालना है तो अपन को करना है 1.06 डिवाइड इक्वल टू, है ना, 1 टाइम करेंगे तो 0.943 आ जाएगा, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और 2 टाइम्स करेंगे, मतलब एक और बार इक्वल टू करेंगे तो 0.889 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 90 हो जाएगा। एक और बार प्रेस करेंगे तो 0.839, राउंड ऑफ करके 40, फिर एक और बार करेंगे तो 792 आ जाएगा, ये वाला 792, फिर एक और बार करेंगे तो अपना 747 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर डायरेक्ट यहाँ पे इंटू कर देना है इनका, यहाँ पे तो ये आता जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो ये वाला, इसका करेंगे तो ये वाला, इसका करेंगे तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू अपनी 5,262 रुपये यहाँ पे निकल के
आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी आउटफ्लो की, मतलब कंपनी के लिए कितनी होगी आउटफ्लो, मतलब इतना ऐसा हो गया है ना 5 ईयर में। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बच रहा है तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपको, मतलब इतना फॉर्मेट नहीं बन रहा है वाला, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी से ऐसे करना और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 डिवाइड बाई 1.06 टू द पावर 1, फिर सेकंड में टू द पावर 2, फिर टू द पावर 3, 4, 5, ऐसे भी सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा कर लिया, यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। 5 हो गए, 4 हो गए अपने, ये कौन सा था अपना, ये था अपना 5, 6 की तरफ। अब यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए 6 भी बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड इशू 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 95 ईच, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, या फिर इसको अपन P0 भी यहाँ पे बोल सकते हैं, दोनों की बात एक ही है ना। तो यहाँ पे अपन को देखिए रखा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा अपना, देखिए 100 पे निकलेगा 10% के हिसाब से, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 10%, तो हो जाएगा अपना 10, है ना। नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा 95, क्योंकि बोल के रखा है क्यों 95 पे इशू कर रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाई 95, तो ऐसा अपना KP कितना आ जाएगा 10.53% अपना आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 7 की तरफ। इफ आर एनर्जीज लिमिटेड इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर। तो मैंने प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब आपको पहले ही बता दिया क्या होता है प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब। प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब होता है, रहता तो इक्विटी के जैसा ही, लेकिन इसको क्या होता है, इसका डिविडेंड यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, तथा स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12। तो कह रहे हैं कि आर एनर्जी से उन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए हैं, 100 का है, इस पर डिविडेंड कितने का 12 का है, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 3% है, एंड कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा अपना, यहाँ पे डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड तो उन्होंने बोल के रखा 12 हो जाएगा, और अपना नेट प्रोसीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नेट प्रोसीड उन्होंने देखिए इशू प्राइस दिख रहा है 100, और इस पर अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट 3% माइनस करनी पड़ेगी, तो 100 माइनस 3% हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 97। तो 12 डिवाइड बाई 100 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 97, और डिवाइड करेंगे तो KP इक्वल टू हो जाएगा 12.37%। ये भी सिंपल था। अब शायद रिडम्पशन वाले आ गए, जो मतलब जो रिडीम होते हैं ना कुछ टाइम के बाद, उसकी अपन को निकालने का यहाँ पे बोला है। तो इलस्ट्रेशन 8 क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड इशूज 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95। जो XYZ लिमिटेड है इशू कर रहे हैं 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट कितने में 95 में, ऊपर जैसा ही से। द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे ऊपर रिडीवल की बात की गई थी, इसमें रिडीम की बात की गई है कि रिडीम कब हो रहा है 10th ईयर के बाद यहाँ पे रिडीम हो रहा है, मतलब 10th ईयर के एंड में रिडीम यहाँ पे हो रहा है। दी कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ KD की जैसा ही है ये वाला, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ इतना सा चीज यहाँ पे है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड अपना 10 ऊपर की जैसा ही सेम। रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोला नहीं है रिडम्पशन के बारे में। देखिए यहाँ पे बोला है कंपनी प्रपोज टू रिडीम दी प्रेफरेंस शेयर्स एट द, यहाँ पे बोला भी नहीं है कि मतलब कितने पे कर रहा है, तो अगर कुछ नहीं बोला जाए तो अपन मानेंगे जो रिडम्पशन वैल्यू रहेगी वो फेस वैल्यू के बराबर रहेगी, जो कि अपनी 100 यहाँ पे है ना। और यहाँ पे जो भी अपना नेट प्रोसीड 95 दिख रखा है, तो कुछ नहीं, सिर्फ अपन को अमाउंट पुट करना है यहाँ पे। हो जाएगा 10, रिडम्पशन वैल्यू 100 माइनस 95 नेट प्रोसीड, और अपना एन यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 10th ईयर के एंड में क्या हो रहा है, रिडीम यहाँ पे हो रहा है। फिर 100 डिवाइड बाय हो जाए प्लस 95 डिवाइड बाय 2, तो ऐसा अपना सॉल्व करके आ जाएगा KP इक्वल टू 10.77% यहाँ पे KP आ जाएगा, है ना। ये भी सिंपल था, कोई भी यहाँ पे टफ चीज नहीं थी, है ना। आइए 9th वाला यहाँ पे पढ़ते हैं क्या बोलता है। A company has paid dividend of ₹1 per shares of face value कितनी है 10 है each shares की last year, and it expected to grow 10% every year. Calculate the cost of equity if the market price of the shares is 55। तो यहाँ पे देखिए कौन से वाले ऐसे बोलने को तो कही कि बहुत सारे 4-5 फॉर्मूले हैं, अर्निंग वाला डिविडेंड वाला बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाला मतलब
फॉर्मूला लगेगा, ग्रोथ वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ उन्होंने दे के रखी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इक्वल टू D1/P0 प्लस यहाँ पे G, है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या दे के रखा है, इन्होंने बोला है पेड कर रहे हैं डिविडेंड, है ना, मतलब यहाँ पे D0 की बात कर रहे हैं, D01। तो D1 कैसे निकालेंगे, D1 इक्वल टू होता है अपना D01 प्लस G। तो यहाँ पे D0 आ जाएगा अपना 1 और अपनी ग्रोथ है अपनी 0.10, तो यहाँ से 1.10 अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ D1 ऐसे आ जाएगा। तो D1 अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, कितना है 1.10, और अपना नेट प्रोसीड यहाँ पे P0 अपन को दे के रखा था, मतलब मार्केट प्राइस 55 डिवाइड कर दिया 55 से, और ग्रोथ अपन ने यहाँ पे ऐड कर दी। तो ऐसा अपना क्या निकल के आया, K निकल के आ गया। D1 ऐसे निकाला, मैंने ऊपर ही बता दिया, यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अपने यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल टाइम यहाँ पे नहीं लगना, लेकिन एक बार गो थ्रू करना भी तो जरूरी है ना, ठीक है। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए इनके, तो मैं एक काम करूंगा, इसका पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाके अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लिखने की जरूरत है, वहाँ जाके पीडीएफ भी और हमेशा ही डली रहेगी। अगर आपके पास पीडीएफ घूम भी गई है, तो जब भी आप उस पर जाएंगे चैनल पे, तो आपको एक पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ जाके आप नोट भी कर सकते हैं, अगर नोट नहीं करना है तो एज अ पीडीएफ भी आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। देखिए, आइए स्टार्ट करें अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो देखिए, मिस्टर मेहरा had purchased a share of Alpha Limited for ₹1,000. He received dividend for a period of 5 years at a rate of 10%. At the end of the 5th year, he sold the share of Alpha Limited for ₹1,128. You are required to compute the cost of equity as per related approach. यहाँ पे क्या कहना है, जो मिस्टर मेहरा है, उन्होंने मतलब अल्फा लिमिटेड का यहाँ पे शेयर परचेज किया 1,000 रुपए का, और उनको डिविडेंड रिसीव हो रहा है यहाँ पे 10% के हिसाब से 5 ईयर तक, है ना। और जो 5th ईयर के एंड में उन्होंने क्या किया है, शेयर को यहाँ पे सोल्ड कर दिया, कितने में, 1,128 रुपए। अपन को कंप्यूट करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कौन से अप्रोच से, रिलाइड अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व करना है ना। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर रिलाइड सॉरी तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर रिलाइड अप्रोच की मतलब जो फॉर्मूला रहता है वो तो अलग रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी है। तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बेसिक वाले जो अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको मैंने आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ाया था, है ना। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था अपना यहाँ पे के इक्वल टू रहेगा डीपीएस अपना फर्स्ट ईयर का प्लस एमपीएस जो मार्केट प्राइस पर शेयर फर्स्ट ईयर का माइनस मार्केट प्राइस अपना मतलब जो भी स्टार्टिंग का रहेगा वो माइनस करेंगे, और होल डिवाइड बाय अपना मार्केट प्राइस 0 ईयर का, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन को यूज होना था, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से अपन क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे तरीके से अपन को इस वाले यहाँ पे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि वी नो दैट एज पर द रिलाइड अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिलाइड अप्रोच में होता है वहाँ पे जो के ही रहता है किसके इक्वल टू रहता है, रेट ऑफ रिटर्न के यहाँ पे इक्वल टू होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपनी एनपीवी यहाँ पे 0 आती है। ऐसा कि अपन ने सेम केसेस में पढ़ा है, आईआरआर में भी पढ़ा है कि आईआरआर एक ऐसा रेट है जिसमें अपनी एनपीवी 0 आती है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोल दिया गया है कि देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट दी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईआरआर से अगर अपन आंसर निकाल देते हैं तो अपना यहाँ पे वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपना यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपने सॉल्यूशन में उन्होंने डायरेक्ट 12% से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ना। मतलब 12% एक ऐसा रेट है जिससे अपना आउटफ्लो जितना हो रहा है उतनी अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे उतनी इनफ्लो आ जाएगा, तो अपनी एनपीवी यहाँ पे 0 हो जाएगी। लेकिन अपन को तो पता नहीं चलेगा कि मतलब 12% डायरेक्ट मतलब एक ऐसा रेट है जिससे अपनी एनपीवी 0 आएगी। तो इससे अपन क्या करेंगे, अपन इसके लिए आईआरआर मेथड का जो अपना पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे, है ना। तो देखिए, ये अपना यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा। देखिए, जो उन्होंने मिस्टर मेहता है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने 1,000 रुपए का यहाँ पे शेयर परचेज किया, तो वो आउटफ्लो हो गया, डिविडेंड उनके लिए इनफ्लो बन जाएगा और सेल वैल्यू भी उनके लिए इनफ्लो बन जाएगा, है ना। तो 1,000 आउटफ्लो और 100 अपना 5 ईयर तक, और अपना 50 ईयर में के एंड में अपनी जो भी सेल वैल्यू रहेगी वो भी अपनी इनफ्लो यहाँ पे बनेगी। तो पी फैक्टर अपन को 10% से निकालेंगे, 13% से निकालेंगे, है ना। तो इससे अपनी एक पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी और इससे अपनी एक नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी। तो अपन आईआरआर वाला फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है यार, आईआरआर का फॉर्मूला लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी अपॉन में लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, है ना। अब डायरेक्ट अपन यहाँ पे अपना अमाउंट पुट कर देंगे, लोअर रेट कितना है 10 हो जाएगा, लोअर रेट की एनपीवी अपन नहीं निकाली है, अपॉन में लोअर रेट की एनपीवी माइनस और अपनी
तो हायर रेट की एनपीवी ऑलरेडी माइनस में, तो अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और इनटू कर देंगे यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो उसको सॉल्व कर दिया तो अपना 12.06 यहाँ पे परसेंट आ गया, मतलब अपना नियर टू 12% ही ऐसा आ गए, है ना। होप्स आपको समझ में आया होगा। और अगर और डेप्थ में आपको ये वाला क्वेश्चन समझना है, समझ में नहीं आया, तो आप एक काम करिए, मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बना के रखा है इलस्ट्रेशन पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं, तो आपको और डेप्थ में यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको यहाँ पे समझ में आए, है ना। क्योंकि अगर मैं पूरा यहाँ पे समझाने जाऊंगा आईआरआर मेथड, तो ये वाली मेथड में अगर आपको पूरा समझाऊंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, और ये रिवीजन वाला वीडियो है तो अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। तो अपना यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट हो गया। आइए इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ चलते हैं। देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रिलायबिलिटी अप्रोच। तो अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है कौन से अप्रोच से, रिलायबिलिटी अप्रोच से। तो जो अपन ने इलस्ट्रेशन 10 में किया था वही सेम अप्रोच से करना है। देखिए यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उस फॉर्मूले की, तो अपन क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट अपन पुट करेंगे अमाउंट और अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सॉरी, देखिए अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे आया था यहाँ पे। देखिए जैसे कि अपन ने मोदी ग्लानियन मिलर अप्रोच में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के, है ना। तो क्या करेंगे, 1 प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस के P1 प्लस D1 अपना यही रहेगा, और अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0 अपना आ जाएगा। देखिए सेम यहाँ पे बनना है ना। अब यह हो गया अपना फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड ईयर का निकालेंगे तो 1 प्लस के अपना सेकंड ईयर का, तो यहाँ पे P1 की जगह P2 हो जाएगा, प्लस D2 प्लस यहाँ पे P1 आ जाएगा, तो अपना यहाँ पे सेकंड ईयर का ये आ गया। एज थर्ड ईयर का 1 प्लस के, यहाँ पे थर्ड ईयर का, तो यहाँ पे जाएगा P3 प्लस D3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा P2। और ऐसे ही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्थ ईयर का बन जाएगा 1 प्लस के 4 P4 प्लस D4 अपॉन P, ये अपना यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यहाँ पे ये बनता है ना। डायरेक्ट जो अपना मोदी ग्लानियन मिलर अपन को क्या करना है सर, ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला याद करना और ये अपने ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। ये आपको ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं कि ऐसे आपको ऐसा रटना पड़े, है ना। ओके, मैंने आपको एक क्लियर यहाँ पे कर दिया। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए जो डिविडेंड पर शेयर है, देखिए एक ईयर 1 का हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको D1 लिख सकते हैं, इसको D2, इसको D3, इसको D4 और D5। लेकिन जो प्राइस के केस में इन्होंने बोल दिया एट द बिगनिंग, ठीक है, एट द बिगनिंग में बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे P1 नहीं है ना, यहाँ पे P0 है, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है। अब डायरेक्ट आपको अमाउंट पुट करना है और अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर का अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए D1 हो जाएगा अपना 1, तो यहाँ पे आ गया है 1, और P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा 9.75। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही लिखवा दी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, पहले ही नीचे लिख लेना, इसलिए आप अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आप बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए पहले ही लिख लेना है। तो D1 हो गया अपना यहाँ पे हो गया 1, और P1 हो गया अपना 9.75, तो 9.75, और P0 कितना था अपना, ये P0 के इसमें 9 लिख दिया है ना, ये वाला है ना। तो अपना 1.1944 आ गया। और अपना ईयर 2 केस में कितना आ जाएगा, D2 लिखेंगे, D2 कितना है, D2 1 है अपना, और P2 कितना है, P2 है अपना 11.50, और P1 कितना है, P1 अपना 9.75। तो ऐसा अपना ये आ गया। ऐसे किसी केस में कुछ नहीं करना है सर, आपको अमाउंट पुट करते जाना है, तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। अपन क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे के ही निकाल लेना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे y1 लिखा है, आप यहाँ पे के1 भी लिख सकते हैं, के2 भी लिख सकते हैं, ऐसा डेट डेस करके हमने लिख दिया। अपना 4 ईयर तक का यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इंटू ये वाला इंटू करते जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर का हो गया, इंटू सेकंड ईयर का, इंटू थर्ड ईयर का, इंटू फोर्थ ईयर का, और ऊपर 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला में। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इंटू करेंगे, और यहाँ पे 2 बार अंडर रूट कर देना, -1 कर देना, तो यहाँ पे 50% आ जाएगा, है ना। ये हो गया अपना एक तरीका। और दूसरे तरीके से भी करना है तो कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से मैंने आपको ऐसे करके बताया था, है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेसिक वाली वीडियो में, वैसे ये बहुत मतलब एक लॉजिकल वे है करने का। अगर आप करना चाहें तो ऐसे यहाँ पे करना है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया यहाँ पे। देखिए
अगर आप चाहें तो ऐसा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा डायग्राम भी बना लेना जिससे और क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि अपना D0 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपना P0 अपना 9 है, D1 यहाँ पे 1 है, D1 अपना 9.75 है, D2 अपना 1 है और अपना P2 यहाँ पे 11.50 है। ऐसा अपन को इस डायग्राम से पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब K1 जो अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, मतलब बेसिक वाली वीडियो, वो ये रहा है ना। है तो दोनों सेम, लेकिन इसका क्या है कि उनको प्रेजेंटेशन अपना अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा कि इक्वल टू D1 प्लस एमपीएस हो जाएगा अपने ईयर एंड 1 का माइनस एमपीएस 0 डिवाइड बाई एमपीएस 0, है ना। ये अपने पास सारी वैल्यू यहाँ पे है, तो अपन डायरेक्ट अपन को यहाँ पे पुट करना है ना। एमपीएस देखिए ये हो गया अपना T1 और फिर हो गया एमपीएस 1 अपना ये हो गया, और एमपीएस अपना 0 ये हो गया, माइनस कर दे डिवाइड बाय ये हो गया अपना एमपीएस 0 9, है ना। सॉल्व करके अपना ऐसा आ जाएगा, है ना। ये अपना ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत लॉजिकल क्यों है, तो देखिए K1 क्या होता है, के मतलब होता है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, देखिए जो अपन ने डिविडेंड दिया ईयर 1 के एंड में, और जो भी अपना चेंजेस हुआ, जो भी अपना पहले अपना एमपीएस मतलब जो शुरू में था और जो भी अपना लास्ट में हो गया, तो वो जो प्राइस बढ़ा, मतलब जो अपन ने डिविडेंड दिया और जो अपना प्राइस बढ़ा शेयर का, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे जो भी स्टार्टिंग में प्राइस था, तो अपनी इससे कॉस्ट निकल के आ गई। ऐसा ये लॉजिकल है ना। तो ऐसे चार हो जाएंगे अपने। और अपन को सॉल्व किससे करना है, अपन को सॉल्व करना है CAGR से। CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इससे क्या होता है, कंपनी की स्पेसिफिक ईयर के लिए अपन को पोजीशन पता चलती है, तो वही यहाँ पे है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के इंटू हो जाएगा 1 प्लस के2 इंटू 1 प्लस के3 इंटू 1 प्लस के4। तो अपन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इनको ऐसा जोड़ के और इंटू कर देना है, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 4 रहेगा। ये वाला 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, 2 बार अंडर रूट करेंगे और ए वाला पर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना यहाँ से 15% आ जाएगा, है ना। दोनों में से जो भी आपको इजी रहे तो उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया, 15% यहाँ पे आंसर आ गया। आइए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है बहुत, अब तो आसानी से अपन करेंगे। आइए स्टार्ट करें अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए, calculate the cost of equity capital of H Limited whose risk-free rate of return equal to 10% and the firm's beta equal to 1.75 and the return on the market portfolio equal to 15%, है ना। तो कुछ नहीं, सिर्फ हमको डायरेक्ट यहाँ पे के का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, है ना। ये इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा माइनस आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ यहाँ पे 10% दिया है, बीटा अपना 1.75 और आर एम अपना 1.75 है। तो अपन ने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपन ने वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ठीक है। आर एफ 0.10, बीटा की वैल्यू रख दी और आर एम माइनस आर एफ कर दिया, तो अपने यहाँ से 18.75 यहाँ पे परसेंट आ गया। कुछ छोटा सा था, कोई भी दिक्कत यहाँ पे। अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। देखिए, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी is ₹10 while the current price is ₹200 per share. Company is going to start a new project and is planning to finance its partially by new issue and partially by retained earning. You are required to calculate cost of equity share as well as cost of retained earning. If issue price will be 190 per share and flotation cost will be 5 per share. Dividend at the end of the first year is expected to be 10 and growth rate अपनी अपन कितने देख रखी, 5% यहाँ पे देखिए रखी है। तो देखिए क्या क्या बताया अपन को, इन्होंने अपन को बता दिया है कि फेस वैल्यू अपनी 10 है और अपन को मार्केट प्राइस बता दिया गया 200 है, और अपन को कुछ नहीं यहाँ पे, अपन को यहाँ पे इन्होंने क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछी शेयर की और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी अपन को यहाँ पे पूछी है। अपन को इशू प्राइस बता दिया गया है कि इशू प्राइस अपना 190 है, फ्लोटेशन कॉस्ट अपनी 5 है, और जो भी अपना यहाँ पे डिविडेंड रहने वाला है, इन्होंने बोल दिया एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू भी कितना है, एक्सपेक्टेड टू भी यहाँ पे 10 है। इन्होंने बोल दिया गया है फर्स्ट ईयर के एंड में एक्सपेक्टेड टू भी कितना है, यहाँ पे 10 है। मतलब यहाँ पे D1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, D0 की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ रेट भी अपन को यहाँ पे 5% दे दी गई है। तो अपना मेन क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, आपका भी डाउट रहेगा कि सर कहाँ पे मार्केट प्राइस लेना है, कहाँ पे अपन को इशू प्राइस लेना है। तो बता दूं क्या एक बार, चलो मैं बता दे रहा हूँ क्यों कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना। देखिए, तो अपन इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया भी था, कहाँ बताया था,
देख, जब भी क्या हो अपना जब भी न्यू शेयर इशू हो रहा है तो अपन को जब मतलब जब भी कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही है तो अपन को क्या लेना है, तो अपन को इशू प्राइस यहाँ पे लेना है। और जहाँ पे कोई ऑलरेडी शेयर इशू हो तो अपन को क्या लेना है, वहां पे अपन को करंट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पे इतनी सी बात है। तो देखिए, जो केई के केस में है, केई के केस में अपन को क्या लेना पड़ेगा, केई के केस में अपन को लेना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस क्यों लेना पड़ेगा, सॉरी मार्केट प्राइस नहीं, अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगा इशू प्राइस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू शेयर इशू बोल रहा है ना, यहाँ पे कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, है ना, एंड प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन अर्निंग। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, केस में अपन को इशू प्राइस यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे क्या होता, ऑलरेडी शेयर इशू होते तो अपन कौन सा प्राइस लेते, अपन यहाँ पे मार्केट प्राइस लेके चलते। और रही रिटेन अर्निंग के केस में, केआरई के केस में क्या लेंगे, तो केआरई के केस में तो अपना मार्केट प्राइस ही लेंगे, है ना, क्योंकि इसकी कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, इसलिए अपन केआरई केस में मार्केट प्राइस यहाँ पे लेंगे। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे D1 अपॉन P0 प्लस G। तो D1 अपना यहाँ पे 10 दे के रखा था, P0 क्या लेंगे यहाँ पे 190, है ना, 190 लेंगे अपन यहाँ पे। कौन सा इशू प्राइस यहाँ पे लेंगे, इशू प्राइस कितना था अपना यहाँ पे, इशू प्राइस अपना 190। और क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट अपनी 5 थी, तो अपन क्या कर देंगे, -5 कर देंगे, प्लस अपनी ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसा अपना ये इक्वल हो जाएगा 10.14%। क्या केस में D1 अपॉन P0 प्लस G, तो D1 अपना 10 है और P0 अपन ने यहाँ पे 200 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन को मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है, क्योंकि KRE की कोई अपन को इशू प्राइस नहीं होती। इशू प्राइस क्यों नहीं होती, क्यों जो अपना मतलब KRE मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जो अपन रिटेन करके रखा है, मतलब अपन ये कोई इशू तो नहीं करते, कोई शेयर तो इशू नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए अपन को इसका मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना। तो डिवाइड बाई 200 और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी, क्योंकि अपन शेयर वगैरह तो यहाँ इशू कर रहे हैं, क्या अपन कोई फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे लग रही होगी, तो वो माइनस यहाँ पे नहीं करना, प्लस ग्रोथ रेट कर देना, तो अपने यहाँ पे 10% ही आ जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब चलते हैं अपना कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। देखिए, एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। अपन कुछ यहाँ पे डिटेल दे के रखी है, जैसे D0 दे के रखा है, P0 अपन को जी की वैल्यू यहाँ पे ग्रोथ की वैल्यू दे के कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो अपन को यहाँ पे क्या बताना है, सिंपली कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यहाँ पे बताना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहता है किसके इक्वल टू रहता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के यहाँ पे इक्वल टू रहता है, अगर ब्रोकरेज अपन को ब्रोकरेज और पर्सनल टैक्स यहाँ पे नहीं देके रखा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए के आर इक्वल टू क्या होता है, के आर इक्वल टू होता है कि 1 माइनस ब्रोकरेज और 1 माइनस पर्सनल टैक्स। तो देखिए, यहाँ पे अपन के ही निकालेंगे पहले, यहाँ पे निकालेंगे अपन के, है ना, के निकालेंगे, और ब्रोकरेज नहीं दे के रखी, 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन को ब्रोकरेज भी नहीं दे के रखी, पर्सनल टैक्स भी नहीं दे के रखा, तो अल्टीमेटली जो अपना के आएगा वो यहाँ पे अपना के आर ही बन जाएगा। तो के इक्वल टू क्या होता है, D1 अपॉन P0 प्लस G। तो यहाँ पे देखिए, अपन को D1 नहीं दे के रखा है, तो ग्रोथ ऐड कर देंगे इसमें। अपना यहाँ पे D1 कैसे निकलता है, D1 निकलता है D0 1 प्लस G। तो अपना ऐसे यहाँ पे D1 निकलता है, तो वही अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। तो D0 यहाँ पे अपना 4.19 हो गया, 1 प्लस ग्रोथ हो गई, डिवाइड बाय करा P0 से, तो 50, और अपना ग्रोथ अपन ने ऐड कर दी, तो 13.80 अपना यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर रहे हैं हम। देखिए, देखिए एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग डिटेल्स। अपन को यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे के रखी है, जैसे अपन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे के रखा है, बीटा दे के रखा है, और यहाँ पे आर एम माइनस आर एफ अपन को डायरेक्टली दे के रखा है। कहीं कहीं क्या होता है कि अपना जो अपना आर एम अलग से दे के रखा होता है, जैसे अपने पहले वाले इलस्ट्रेशन में किया था, आर एफ अलग दे के रखा होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना G इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, और यहाँ पे आर एम माइनस आर एफ, है ना। ये अपन को अलग अलग दे के यहाँ पे रखे होते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, अपन को ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे दे दी गई है, तो अपन डायरेक्ट उठा के इनपुट यहाँ पे करते हैं, है ना। देखिए, आर एफ हो गया अपना प्लस बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया। तो अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने यहाँ पे 14.2% किया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा किया ई हो जाएगा, है ना, किया। तो अपने यहाँ पे बेस्ड ऑन दी CAPM मेथड ही अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। एक मिनट यहाँ पे
ठीक है, देखिए के अपन ने यहाँ ऐसे कैलकुलेट किया, इससे के कैलकुलेट किया, और के आर इक्वल क्या होता है, के आर इक्वल होता है के 1 माइनस ब्रोकरेज 1 माइनस पर्सनल टैक्स। तो यहाँ पे जो अपन ने के कैलकुलेट किया था यहाँ पुट कर दिया, 1 माइनस ब्रोकरेज अपनी 0 है और अपनी पर्सनल टैक्स भी 0 है, तो ऐसा अपना के आर 14.2% है यहाँ पे आ गया, है ना। ठीक है, अपना यहाँ पे 15 रजिस्ट्रेशन भी हो गया। आइए 16 रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 16 है, अपने एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। जो अपन ने ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन किए वो अपने छोटे छोटे हो सकता है 2 या 3 मार्क्स में आ जाए, लेकिन अधिकतर जो अपने 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो रजिस्ट्रेशन 16, 17, 18, 8, 9, सॉरी, जो अपना इलस्ट्रेशन 16 है, 17 है, 18 है, ऐसे ही अपने बड़े बड़े मतलब 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ऐसे ही वो आएंगे, है ना। तो अपन को अब क्या करना है, ध्यान से अपन को यहाँ पे देखना है। देखिए cost of equity of a company is at 10.41%, while the cost of retained earning is 10%. There are 50,000 equity share of rupees 10 each and retained earning of rupees 15 lakh. Market price per equity share is rupees 50. Calculate the WACC using market value weight if there are no other sources of finance. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपन को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ ने बोल दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपनी 10.41% है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न 10% है, और अपन को यहाँ पे बता दिया गया है कि 50,000 प्लस इक्विटी शेयर है। रिटेन अर्निंग का भी बता दिया है, 15 लाख अपनी रिटेन अर्निंग है। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को यहाँ पे WACC यहाँ पे कैलकुलेट करना है, किससे, मार्केट वैल्यू वेट से। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर यहाँ पे बुक वैल्यू दे के रखी, बुक वैल्यू तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, 50,000 शेयर इंटू 10 तो अपनी बुक वैल्यू आ गई, इसकी रिटेन अर्निंग की भी दे के रखी है, और मार्केट वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि जितनी भी अपनी शेयर्स हैं, देखिए जितने भी टोटल अपने शेयर्स हैं 50,000, उसको अपन किससे इंटू करते हैं, मार्केट प्राइस से अपन इंटू करते हैं, तो इससे अपनी दोनों की वैल्यू निकल आती है टोटल में, किसकी, इक्विटी शेयर की भी, रिटेन अर्निंग की। जैसे अपन ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन करेंगे, यहाँ पे 50,000 इंटू हो जाएगा अपना 50, तो अपनी कितनी आ जाएगी, 25 लाख यहाँ पे अपनी टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इस मार्केट वैल्यू क्या करेंगे, जो भी अपनी बुक वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू मतलब ये वाली अपनी इक्विटी शेयर वाली, और ये आ जाएगी अपनी रिटेन अर्निंग वाली, इन दोनों के रेशियो अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने ऐसे इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी और अपनी रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन नीचे यहाँ पे समझेंगे। देखिए क्या करना है अपन को, हेडिंग डालनी है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्विटी की और रिटेन अर्निंग की, मैंने बोला ना कि इसकी दोनों के टोटल में निकलती है, जितने भी इक्विटी शेयर है मार्केट वैल्यू से अगर अपन इंटू कर देते हैं तो इक्विटी शेयर की रिटेन अर्निंग की अपन क्या रहता है, टोटल में निकलती है। तो 50,000 इक्विटी शेयर इंटू 50, तो अपनी टोटल मार्केट वैल्यू दोनों की निकल के आ गई। इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, जो भी अपनी उसकी क्या है, जो भी बुक वैल्यू है दोनों की, तो दोनों को टोटल से डिवाइड कर देंगे और इंडिविजुअल से इनटू कर देंगे, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर की 5 लाख थी यहाँ पे और इसकी अपनी 15 लाख यहाँ पे थी, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20 लाख, तो 20 लाख से डिवाइड करेंगे और इनटू कर देंगे 5 लाख से, तो इसकी इंडिविजुअल आ गई और इसकी भी यहाँ पे इंडिविजुअल आ गई। तो अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल होगा, कैलकुलेशन ऑफ WACC। तो जैसे अपन ने निकाली इसकी मार्केट वैल्यू और इसकी मार्केट वैल्यू, तो डायरेक्ट अपन पुट कर देंगे, इन दोनों का वेट निकालें। वेट कैसे निकलेगा, सबसे पहले इक्विटी का, तो इक्विटी की जो भी अपनी इंडिविजुअल अमाउंट रहेगा डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो अपना ए आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो अपना ए इसका वेट आ जाएगा। अब सीओसी अपन को गिवन थी यहाँ पे, इक्विटी की थी 10.41 और इसकी थी 10, अब इन दोनों का यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू, तो ये आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो अपना ये आ जाएगा, और इन दोनों को टोटल कर देंगे तो अपना WACC इतना आपको निकल के आ जाएगा, है ना। ये ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं था, सिर्फ यहाँ पे इस वाले अमाउंट का ही यहाँ पे कैलकुलेशन था कि कैसे मार्केट वैल्यू निकलनी है दोनों की, मतलब टोटल में, और इंडिविजुअल अपन को यहाँ कैसे निकलनी, ये वाला यहाँ पे मेन पोर्शन था, है ना। आई होप आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। चलें इलस्ट्रेशन 17 की तरफ, आइए चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए कैलकुलेट दी WACC यूजिंग दी फॉलोइंग डेटा। अपन को क्या करना है, WACC कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू से भी करना है और मार्केट वैल्यू वेट से भी करना है। जो ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन किया अपन ने किससे करा, सिर्फ मार्केट वैल्यू वेट से किया, और जो ये वाला रजिस्ट्रेशन है अपना यहाँ पे दोनों से यहाँ पे होने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर अपन को दे के रखा है इनका, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बात यहाँ पे जो दे के रखा है वो मेनली किसका दे के रखा है, बुक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ होता है, बुक वैल्यू यहाँ पे है, तो
बुक वैल्यू डिवेंचर कितनी हो गई 5 लाख हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी, प्रेफरेंस शेयर्स की 5 लाख हो गई और इक्विटी शेयर की अपनी 10 लाख हो गई, तो टोटल कितनी हुई 20 लाख। तो अपन क्या करेंगे जब अपन डब्ल्यूसीसी करेंगे ना तो बुक वैल्यू के हिसाब से वाली अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। और देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस दे के रखा है इन सबका, डिवेंचर का भी, प्रेफरेंस शेयर्स का भी, इक्विटी शेयर का भी। तो क्या करेंगे जो भी इसके डायरेक्ट अपन यहाँ से क्या करेंगे इंडिविजुअल यहाँ पे निकाल लेंगे कितने डिवेंचर्स हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने इक्विटी शेयर है। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे मार्केट प्राइस से पर शेयर से डिवेंचर से या प्रेफरेंस शेयर से इनटू करेंगे तो अपनी मार्केट वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कितने डिवेंचर्स होंगे टोटल, तो यहाँ पे अगर जैसे 5 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से 100 से, तो अपने कितने यहाँ पे डिवेंचर आ जाएंगे 5000 डिवेंचर यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेफरेंस कितने होंगे 5 लाख डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 5000 अपने आ जाएंगे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे, इक्विटी शेयर आ जाएंगे यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर। अब इनका डायरेक्ट इनटू कर देंगे इनसे पर डिवेंचर से, पर प्रेफरेंस शेयर से और पर इक्विटी शेयर से, तो अपनी मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन अपन पूरे पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे अच्छे से, है ना। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या देके रखी है अपन को रुपीज 100 पर डिवेंचर रिन्यूएबल एट पार, 10% कूपन रेट है, 4% अपनी यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर अपना मेच्योरिटी। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो अपने केडी है उसके लिए अपन क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे रिन्यूएबल डिवेंचर की बात कर रही है, मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा लेंगे अपन। सेकंड पॉइंट में क्या बोल के रखा है कि वही अपना 100 का एक डिवेंचर्स है, रिन्यूएबल एट पार हो रहा है, 5% कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब डिवेंचर्स के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा है ना। 2% फ्लोटेशन कॉस्ट अपना यहाँ पे और 10 ईयर अपनी मेच्योरिटी में, तो एन हो गया। थर्ड केस अपन को इक्विटी शेयर के बारे में बताया है कि इक्विटी शेयर अपना यहाँ पे 4 फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 24 है। दी नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1। अपन को यहाँ पे D1 भी दे के रखा है, 1 है अपना। एनुअल ग्रोथ रेट जी अपनी 5% दे के रखी है। दी फर्म हैज प्रैक्टिसिंग ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बता रहे हैं जितना भी अपन अर्न करते हैं पूरा अपना डिविडेंड फॉर्म में यहाँ पे एक मतलब जो अपने शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे बांट देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, यूज दी YTM मेथड टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, अभी तक तो उन्होंने बोला था कि मतलब अभी तक तो अपन को लग रहा था कि फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट अपना यहाँ पे केपी और केडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सर हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे कि वाईटीएम का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन अगर बोलते तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वाईटीएम को बोल दिया, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी का यहाँ पे बोल दिया। तो सर अपन को वही फिर से IRR लगानी पड़ेगी, फिर निकालना पड़ेगा, सर बहुत टेंशन है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि बेटा यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, इतनी आसानी से कराएंगे। मैंने इसका एक ऐसा तरीका है यहाँ पे जिससे कि अपन को इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अपन को पता चल जाएगा कि IRR में कौन कौन से दो अपन को रेट यहाँ पे लेने हैं। तो ठीक है करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले जो जो क्वेश्चन ने बोला है वो अपन यहाँ पे कर देते हैं। क्या बोला है कि अपन को WCC कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बुक वैल्यू का और एक मार्केट वैल्यू का क्या बना लेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ WCC एट बुक वैल्यू पे, तो डिवेंचर लिखेंगे, प्रेफरेंसेस लिखेंगे और इक्विटी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बुक वैल्यू आ गई, तो ये हो गया इसका टोटल 20 लाख। और अब यहाँ पे अपन का वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकलेगा, 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, तो अपना हो जाएगा डिवेंचर का वेट 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख हो जाएगा अपना प्रेफरेंस शेयर्स का वेट, और 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख तो ये हो जाएगा अपना इक्विटी शेयर का यहाँ पे वेट, है ना। तो इतना तो अपना पोर्शन अपन को बन गया बिना कुछ करे, है ना, ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे अगर एग्जाम में टाइम नहीं हो, अगर तो मैं बता दे रहा, वैसे तो अपन को जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में, लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो क्या करना है फॉर्मेट बना के इतना तो सॉल्व पहले ही कर देना, है ना। इससे अगर जितने ही मार्क्स मिल होंगे उतने तो अपन को मिल ही जाएंगे, है ना, अपने बोनस मार्क्स, है ना, क्योंकि पूरी मेहनत अपन को इसको निकालने में होनी है। इसको निकालने कोई मेहनत नहीं है, तो जल्दी से ये तो अपन को बना के ही आना है। ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट मार्केट वैल्यू पे, तो अपन मार्केट वैल्यू कैसे निकाले, मैंने आपको ये निकालना बता दी, कैसे डिबेंचर निकले, कैसे प्रेफरेंस शेयर्स निकले, कैसे इक्विटी शेयर निकले। डायरेक्ट अपन को क्या करना है मार्केट यहाँ पे जो भी मार्केट प्राइस है इनसे अपन को इंडिविजुअल से इंटू कर देना, तो अपनी ये मार्केट प्राइस निकल के आ गई, है ना। अब फॉर्मेट बनाना है, वही डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर लिखनी है, इनके अपन को मार्केट वैल्यू लिख देनी है और वेट निकाल लेना है। इसका डिवेंचर कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो अपना ये निकल के आ जाएगा।
इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना ये निकल के आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना इंडिविजुअल वेट निकल के आ जाएंगे। तो इतना अपन को कर लिया। अब मेहनत किस में करनी है, मेहनत अपन को करनी है इसमें, इसको निकालने के लिए, है ना, और इसको निकालने के लिए इसकी भी अपनी मेहनत है, और बाकी तो अपना कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या निकाले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की निकाल लेते हैं ना। इक्विटी कैसे निकली, क्योंकि बाई टीएम तो सिर्फ अपन को बोल दिया गया किस में निकलना है, अपन को डिबेंचर में, प्रेफरेंस शेयर्स में। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन इक्विटी शेयर की निकाल लें, क्योंकि उसमें अपना बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब से जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी अपना सबसे इजी वाला पार्ट होता है उसको पहले कर लिया करो, है ना, जिससे क्या होगा कम से कम उसके तो मार्क्स मिल जाए। नहीं तो ऐसा हो कि जो अपना बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसके चक्कर अपने इजी के भी अपने मार्क्स चले जाए। तो क्या करना है, इसलिए जो इजी वाला पार्ट है वो उसको पहले सॉल्व कर देना है। जैसे कि ये अपन को यहाँ पे आसानी से निकल सकता है कि इक्वल टू क्या होता है, d1/p0 प्लस g। तो देखिए अपन को d1 कितना दे के रखा है, d1 उन्होंने बोल दिया था अपन को कि अपना 1 है यहाँ पे। d1 कितना हो जाएगा, d1 हो जाएगा 1, p0 कितना हो जाएगा, अपन को मार्केट प्राइस ये है 24, यहाँ पे 24 लिख लेंगे। लेकिन उन्होंने फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोला था कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, वो माइनस कर देंगे यहाँ पे। और प्लस जी कितना हो जाएगा, इन्होंने बोला था 5% है 0.05, तो इसको सॉल्व कर दो तो अपना आ जाएगा। तो 1/20 प्लस 0.05, तो अपना कितना आ गया, ये अपना 10% यहाँ पे आ गया, है ना, 10% की आ गया। तो अपन यहाँ पे 10 यहाँ पे की डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे दोनों में, है ना। तो अपना सिर्फ अब कौन कौन से बचे अपने, अब सिर्फ अपने बचे ये दोनों, है ना, अपना के डी बचा है और अपना यहाँ पे के पी बचा है, ये दोनों बचे हैं। तो वो अपन निकाल लेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो देखिए निकलेंगे कैसे, देखिए जो भी अपन को जो क्या बोलते हैं आईआरआर मेथड यहाँ पे लगाएंगे ना, अपन को कैसे एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे अपन को क्या करना है, एज अ इन्वेस्टर अपन को यहाँ पे मानना है। तो जो नेट प्रोसीड रहेगी वो इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाएगी, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो क्या करेगा, कंपनी एक इशू करती है, कंपनी जैसे इशू मैंने डिवेंचर इशू किया, ठीक है ना, तो मेरे पास पैसे आएंगे क्योंकि मैं कंपनी हूँ, और सामने वाला शेयर होल्डर क्या करेगा, मुझे पैसे देगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, है ना। तो सामने वाले जो शेयर होल्डर है उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। तो यहाँ पे अपन इसलिए माइनस कर रहे हैं, इनफ्लो क्या हो जाएगा उसके लिए, डिवेंचर्स के केस में उसके लिए इंटरेस्ट इनफ्लो हो जाएगा, और जो भी मेरे लिए मतलब मैं कंपनी हूँ, रिडम्पशन वैल्यू जो मेरे लिए उसके लिए क्या हो जाएगी, इनफ्लो हो जाएगी। तो इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू उसके लिए इनफ्लो हो जाएगी, इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में भी हो जाएगा कि जो भी नेट प्रोसीड है उसके लिए हो जाएगी यहाँ पे आउटफ्लो, और जो भी उसका प्रेफरेंस डिविडेंड है रिडम्पशन वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनफ्लो हो जाएगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मेट तो आप बना ही लेना, यहाँ पे नेट प्रोसीड इंटरेस्ट रिडम्पशन वैल्यू, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना आउटफ्लो और ये हो जाएगा अपना इनफ्लो। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा कंफ्यूजन ना हो जिससे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा अपना नेट प्रोसीड, है ना, इतना। और यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेविंग कैसे आया है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप भूल नहीं जाना, है ना। वो देखिए इन्होंने बोला था यहाँ पे, देखिए वैसे इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 100 × 10%, तो इंटरेस्ट होना चाहिए यहाँ पे 10, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टैक्स का ही बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, देखिए देखिए टैक्स कितना है, कॉर्पोरेट 30, कॉर्पोरेट टैक्स कितना 30%। तो आप इंटरेस्ट जब भी लेंगे ना, तो इंटरेस्ट को क्या करना, नेट ऑफ टैक्स करना मत भूलना, नहीं तो अपना पूरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, तो इंटरेस्ट कितना हो गया था अपना 10, 1 माइनस 0.30, तो ऐसा अपना यहाँ पे कितना आ गया, ऐसा अपना 7 यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब नेट प्रोसीड 100.8 कैसे आई यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे जो भी था ना, यहाँ पे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में कितना था, डिवेंचर मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी अपनी 105 रुपए, 105 में से हम क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 105 माइनस 4%, तो करिए 105 माइनस 4%, तो अपनी आ गई 105 माइनस 4%, तो अपनी कितनी आ गई यहाँ पे 100.8, है ना। तो सर कैसे समझ में आएगा कि इशू प्राइस लेना है, या फिर मतलब कैसे समझ में आएगा कि जो 4% है वो अपन को मार्केट प्राइस का लेना है कि इशू प्राइस का लेना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट जब तक क्वेश्चन अपना बोले नहीं कि फेस वैल्यू के लेना है, तब तक अपन को नहीं लेना है फेस वैल्यू पर। तो अब फेस वैल्यू के मतलब जो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे ली जाएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही अपनी लगेगी, है ना। तो 105 हो गया अपना मार्केट वैल्यू, माइनस करेंगे 4% इसका, तो अपना 100.8 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 100.8, इंटरेस्ट हो गया 7, वही नेट ऑफ टैक्स कर दिया, रिडम्पशन वैल्यू को कुछ नहीं बोला, इसलिए अपन क्या मानेंगे, जो भी फेस वैल्यू अपनी, और उन्होंने बोला भी रिडीम एट पार हो रहा है, तो ऐसा अपना यहाँ पे 100 आ गया।
100 आ गया है ना। तो इतना अपना पूरा से यहाँ पे समझ में आ गया इतना इतना। अब बात है इसकी सर 6% और 7% कैसे पता चलेगा कि एक पॉजिटिव एनपीवी के लिए 6% लेना है यहाँ पे। हाँ, क्या समझ में आएगा, पॉजिटिव एनपीवी के लिए 6% लेना है और नेगेटिव एनपीवी के लिए 7% यहाँ पे लेना है। सर कैसे पता चलेगा इसमें, तो मतलब अपन को देखना पड़ेगा कि फिर से अपन 2% निकाले, 3% निकाले, जब तक नियर टू जीरो नहीं पहुंचे जब तक अपन को यहाँ पे सर बहुत टाइम लगता है इसमें। तो देखिए अपन को क्या करना है इसमें, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन अप्रोक्सीमेट, सॉरी अप्रोक्सीमेशन, सॉरी क्या हो रहा है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड रहती है ना, उसमें अपन जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो अपन को क्या करना है, वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्या करना है, रफ में करके देख लेना है ना। ये वर्किंग नोट अपन को रफ में करके देख लेना है, डायरेक्ट अपन फेयर में नहीं करना है, रफ में जल्दी से फॉर्मूला लगाना है। ये वाला बड़ा वाला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू 100 नेट प्रोसीड 8 और डिवाइड बाय 100, ये अपना होगा एन, और होल डिवाइड बाय 100 प्लस 100.8 डिवाइड बाई 2, तो जितना भी के दिया है 6.89, तो 6.89 आया ना, तो इसके बीच में देखिए 6 और किसके बीच में 6.89, 6 और 7 के बीच में ही ना, तो अपन को ऐसा यहाँ पे 6 और 7 अपन ने ले लिया है ना। 6 और 7 अपन ने ले लिया है ना, आसान तरीका। बस ये वाली चीज अपन किसमें रफ में करके देख लेना, तो अपन को पता चल जाएगा कि कौन से दो रेट अपन को लेने हैं। छोटा वाला हो जाएगा पॉजिटिव एनपीवी के लिए, बड़ा वाला हो जाएगा नेगेटिव एनपीवी के लिए। बस सॉल्व कर देना, लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी ये वाली, लोअर रेट की एनपीवी माइनस ऑलरेडी और ये माइनस की, तो ब्रैकेट में माइनस ये वाली और 7 माइनस 6 यहाँ पे हाई रेट माइनस लोअर रेट, तो सॉल्व कर देना 6.90 यहाँ पे आ जाएगा है ना। यहाँ पे देख लेते हैं इनका कितना आ रहा है, 6.90, इनका अप्रोक्स इतना ही आ रहा होगा, 6.89 लगभग इतना ही आ रहा है। ठीक है, इनका मतलब ध्यान नहीं देना कि इनने सर इनने तो 5% से निकाला है, अपना आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, 5 से भी निकाल सकते, 4 से भी निकालेंगे तो अप्रोक्स उतना ही आएगा यहाँ पे, तो अपना आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, IRR में तो चलता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ अपने डिवेंचर निकाली 6.90, तो अपन किस कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, KD की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 6.90 है ना, ये वाली। अब क्या निकालना है, सिर्फ केपी और निकालना है, ये वाली है ना, तो वो भी अपन यहाँ पे निकालेंगे। देखिए सेम इसके लिए भी करना है अपन को, केपी के लिए सेम फॉर्मेट बनाना है। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी ये वाली, देखिए जो भी इसका मार्केट प्राइस रहेगा उसमें से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो मार्केट प्राइस है 110, इसमें से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे 2%, तो 110 माइनस 2% करिए, 110 माइनस 2%, तो कितनी आ गई 107.8 यहाँ पे आ गई। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, हो जाएगा बोला था 5%, तो यहाँ हो जाएगा 5 है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 5। देखिए ये आ गया अपना यहाँ पे नेट प्रोसीड, और ये परसेंटेज वैल्यू बोला था एट पार, तो ये आ गई है ना। अब अपन को निकालना है 4% और 5%, कैसे पता चलेगा कि सर कोई 4% और 5% लेना है, तो वही से अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड से अपन को यहाँ पे केपी निकाल लेना है, रफ में निकालना है ना, फेयर में नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। और अब करके आ गई वाला तो वो मतलब जो एग्जामिनर रहेगा वो क्या अगर कट कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को साफ बोला है अपन को यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से अपन को यहाँ पे निकालना है। लेकिन मैंने सिर्फ एक कि अपना जल्दी से पता चले कौन से दो रेट लेना है, इसलिए अपन को ये कर रहे थे, रफ में करना है ना। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना, इन्फॉर्मेशन पुट करना, डिविडेंड करना, रिडम्पशन वैल्यू माइनस अपनी जो नेट प्रोसीड है डिवाइड बाय 10 जो भी n है, और होल डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, तो आप केपी निकाल लेंगे 4.097 आएगा, मतलब अपन को 4 और 5 के बीच में यहाँ पे अपनी क्या आ रहा होगा, IRR आ रहा होगा। तो 4 से निकाल लेना एक बार, 4 से निकाल लेना एक बार, और एक बार 5 से निकाल लेना, तो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगी, एनपीवी पॉजिटिव की एनपीवी आ जाएगी, पॉजिटिव की एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की एनपीवी आ जाएगी। तो बस लोअर रेट और यहाँ पे लोअर रेट की एनपीवी अपन लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, ये सॉल्व कर देना 4.04 आ जाएगा है ना। अगर आपको ये वाला कैलकुलेशन भी समझना है, ये वाला कैलकुलेशन, तो आप मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैंने इंडिविजुअल सबकी वीडियो बना के रखिए। ये तो अपना क्या है सर, ये अपना है रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे करा रहा, क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से है कि अपना 2-3 बार जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए है ना। अगर आपको और डिटेल में करना तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने आपको प्ले लिस्ट भी अलग से बना के रखा है, तो वहां जाके आपको मिल जाएगा है ना, चिंता की कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो अपना यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे केपी भी निकल के आ गए, तो उसको भी अपन पुट कर देंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इनका इनटू करेंगे, तो अपना यहाँ पे ये तीनों आ जाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो अपना WCC निकल के आ जाएगा है ना। ऐसे इसमें भी इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, और अपना WCC निकल के आ जाएगा है ना। तो अपना सिर्फ इतना ही करना था और अपना हो गया है ना। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना यहाँ पे
पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे समझ में आए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 अपना हो गया। अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ना सर, लास्ट इलस्ट्रेशन आई थिंक देख लीजिए हुआ। लास्ट इलस्ट्रेशन है, लास्ट ये वाला करके, ये वाला भी बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, तो उसको अपन करके एक काम करते हैं, वीडियो को रैप करते हैं, क्वेश्चन अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्वेश्चन अपन उसमें कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं टाइम बचेगा तो इसी में कर लेंगे। आइए स्टार्ट करें अपना इलस्ट्रेशन नंबर 18। देखिए देखिए ABC Limited has the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2023। क्या कह रहे हैं कि ABC Limited ने कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर देख रखा है जो कि क्या है, कंसिडर टू बी ऑप्टिमम, मतलब ये ऑप्टिमम है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अपन को यही वाला लेना है, ठीक है ना। ऑप्टिमम का मतलब जहां भी ऑप्टिमम आ जाए, मतलब अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, यही हो सकता है। तो अपन को ये तो पता चलेगा कि वेट अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, तो वेट अपन को यही लेना है। मार्केट वैल्यू बोल दे तो वेट अपन को ऑप्टिमम यही वाला आएगा यहाँ, है ना। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके, देखिए आगे। द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹23.60। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ ईयर 22 EPS। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट प्राइस तो कितना दिख रहा है शेयर का 23.60, और डिविडेंड के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो ईपीएस दिया गया है 22 का, उसका 50% कर देंगे तो अपने यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मतलब D1 निकल के आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अपन लिखते चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो मार्केट प्राइस है मतलब P0 यहाँ पे कितना है 23.60 है, और D1 के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी 22 का, मतलब जो यहाँ पे नीचे ईपीएस दे के रखे हैं ये वाले है ना। देखो मैं आपको बता भी दूँ। देखिए following the uniform the trend of the EPS of the 10 year which is expected to continue in future। तो अपन को ये EPS यहाँ पे दे के रखे हैं। तो T1 क्या निकल के आ जाएगा, जो कि उन्होंने बोला था 22 को 50% कर देंगे, तो 22 का EPS कितना था 2.36, तो इसका 50% कर देंगे तो आ जाएगा 1.18 अपना यहाँ पे D1 निकल के आ जाएगा, है ना। तो दो चीजें अपन को निकल के आ गई कि के लिए अपन को क्या और चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ और चाहिए, है ना। तो देखिए जो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ग्रोथ के लिए दी गई है। जो आपने पहले वाले शायद क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मतलब जो नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें अपन को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां से अपन को इस इन्फॉर्मेशन से क्या निकालना पड़ेगा, ग्रोथ यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में भी अपन ने किया है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जी अपन को निकालना है तो अपन यहाँ पे निकाल के जब बाद में करेंगे तो निकालने की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। एक काम करें क्या निकाल ही दें यहाँ पे, चलिए नीचे निकालने की कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। The company issued new debenture carrying 60% rate of interest and the current market price अपन को 96, तो अपन को यहाँ पे 16% इंटरेस्ट रेट देके रखा है और करंट मार्केट प्राइस 96 बोल दिया गया है। प्रेफरेंस केस में अपन को प्रेफरेंस डिविडेंड देके रखा गया है यहाँ पे। देखिए क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 9.20 सॉरी यहाँ पे मार्केट प्राइस है ना। डिविडेंड कितना देके रखा है 1.10 पर ऑल्सो इशूड द कंपनी इज इन 50% ऑफ टैक्स ब्रेक। कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेब्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर्स, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मीन न्यू इक्विटी शेयर फ्रॉम रिटेन अर्निंग। मतलब इन्होंने बोल दिया है गया है कि हमको एज्यूम करना है कि जो न्यू इक्विटी शेयर है वो अपना किससे आए, रिटेन अर्निंग से यहाँ पे आए, ठीक है। और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इशू। कोई दिक्कत नहीं है। और भी आगे क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ आगे भी है। See, determine the amount that can be spent for the capital investment before new ordinary share must be sold। ठीक है अपन ये वाले पॉइंट अपन बाद में देख लेते हैं, पहले अपन ऊपर वाले जो पॉइंट है वो अपन सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेब्ट यहाँ पे निकाल ली है। तो देखिए वो तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल रहेगी। कैसे, देखिए अपन को इंटरेस्ट दे के रखा है यहाँ पे, तो अपना यहाँ पे जो भी क्या रहेगा कि डिवेंचर्स की है, डिवेंचर्स का यहाँ पे मान के चलेंगे यहाँ पे कि जो फेस वैल्यू है उसकी 100 यहाँ पे रहेगी, है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे 96 से, लेकिन यहाँ पे टैक्स इन्होंने दे के रखा है, यहाँ पे टैक्स कितना है 50 यहाँ पे टैक्स का नहीं बोला है देख लेंगे। देखिए ये बोला ना 50% टैक्स, तो कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड।
तो जो भी इंटरेस्ट है अपना 16 लिखेंगे, माइनस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपना 50 डिवाइड कर देंगे 96, तो अपना केडी निकल के आ जाएगा, है ना। देखिए केडी अपन यहाँ पे निकाल लिया, इंटरेस्ट 1 माइनस डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, अपना यहाँ से केडी निकल के आ गया। अब क्या निकालना है अपन को, केपी। केपी कैसे निकलेगा, अपन को यहाँ पे अपन को प्रेफरेंस भी ने 1.10 दे के रखा है और अपन को मार्केट प्राइस भी दे के रखा है 9.20, डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट अपना आ जाएगा। प्रेफरेंस भी नेट ए दे के रखा है और नेट प्रोसीड अपना केपी निकल के आ गया। ये दोनों आसान थे। अपन को थोड़ी सी दिक्कत किस में आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत अपने लिए जो अपना के है उसको निकालने में आ सकती है, क्योंकि उसमें से अपन को ग्रोथ निकालना है ना। आई होप तो आपको ये वाला समझ में आया तो वो ग्रोथ कैसे निकलनी, लेकिन फिर बार अपन एक बार और बता देंगे। तो जो अपना यहाँ पे के का क्या फॉर्मूला होता है, d1/p0 प्लस g। तो अपन को क्या ये दोनों चीजें तो यहाँ पे देके रखी है वाली है ना, डायरेक्ट पुट कर देंगे। डिविडेंड अपना ये है और अपना अपना जो नेट प्रोसीड है p0 मार्केट प्राइस ये देके रखा है। जी निकालना है तो जी कैसे निकलेगा, ये जो अपना फाउंडेशन में 12th में जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, उससे यहाँ पे निकलेगा, है ना। देखिए ये अपना d1 निकाल के बता दिया मैंने यहाँ पे, d1 और अपना अपना जो ग्रोथ है वो ऐसे निकलेगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए अपन को कैसे करना है, किसी भी ईयर से निकाल सकते हैं, एक से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का कंपेयर मतलब कंपैरिजन से ही निकलेगा, है ना। जैसे देखिए अब मैंने निकाला यहाँ पे 2018 का और 22 का यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो कितने साल बाद का है, 4 ईयर की बात का, 1 2 3 और 4 ईयर। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर 2 ईयर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर का कंपैरिजन करेंगे इसका और इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा n2, और इसका करेंगे और इसका 3 का करेंगे तो यहाँ पे 3 का यहाँ पे n हो जाएगा, है ना। फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ फ्यूचर वैल्यू बनेगी ए, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो, है ना। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो अपना फ्यूचर वैल्यू बनेगी ये, प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो, और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे 4, है ना। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, फ्यूचर वैल्यू अपनी ये बन गई यहाँ पे, और प्रेजेंट वैल्यू बन गई 1.61, और 1 + g⁴n अपना कितना बन गया 4। और इसको सॉल्व कर देंगे ऐसा डायरेक्ट, है ना। और 1 + g, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके दो बार अंडर रूट कर देंगे 1.10, और यहाँ पे 1 इस साइड आ जाएगा तो g = हो जाएगा 10, है ना। इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया और अपना के यहाँ पे आ गया, है ना। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। आई नो थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज है, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे कि रिविजन वीडियो, तो इतना तो तुमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या हो गए, अपन ने यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व कर लिया। अपन को क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है यहाँ पे बी वाला पॉइंट, जिसमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इश्यूड। अपन को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन को यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अपन ने न्यू शेयर यहाँ पे इशू किए हैं उसका मतलब मार्जिन, जो न्यू फंड के लिए अपन ने क्या किया है, शेयर इशू किए हैं, या फिर जो भी अपन ने यहाँ पे इशू किया है ना, मतलब जो भी एडिशनल फंड के लिए अपन ने मतलब इशू किए हैं। लेकिन उन्होंने अपन को बोल दिया गया था कि यहाँ पे ऑप्टिमम रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए अपना वेट अपना सेम है, एक ही यूज हो। तो देखिए वेट उन्होंने सेम यूज किया है, कैसे निकाला भाई, ऐसे यहाँ पे बता दे रहा, 30,000 डिवाइड बाय हो जाएगा इसका 2 लाख, इसका 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख 1,60,000 2 लाख। तो अपने यहाँ पे वेट ऐसे आ जाएगा, वेट यहाँ पे आ गए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों की अपन ने निकाली, डेब्ट की भी निकाली, प्रेफरेंस की भी और इक्विटी की निकाली, तो अपन ने डायरेक्ट पुट कर दिया। इनको करेंगे तो ये जाएगा, इसका इनको करेंगे तो ये जाएगा, इसका करेंगे तो ये जाएगा, जैसा WAC से अपना निकल के आ गया, है ना। तो होप सो आपको ये वाले दो नो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे अभी तक, है ना। चलें अब थर्ड पॉइंट की तरफ देखिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, assuming that the retained earning for the next year investment is 50% of 2022। क्या कह रहे हैं, अपन को ऐसा अमाउंट डिटरमाइन करना है जिससे कि अपन को मतलब ये कह रहे हैं कि अपन को मतलब न्यू शेयर इशू करने से पहले अपने पास कितना अमाउंट है जो कि अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आया ना समझ में, मतलब अपने पास कोई नए शेयर है, उनको इशू नहीं करना पड़ा, उससे पहले कितना अपने पास पैसा रखा हुआ है, ये वाली बात कर रहे हैं। तो उन्होंने और क्या बोल दिया, अपन के पास रिटेन अर्निंग कितना लेना अपन को, जो भी अपना यहाँ पे 22 है उसका 50% ले लेना है उसका EPS का, तो अपने इससे रिटेन अर्निंग निकल के आ जाएगी। मतलब वही रिटेन अर्निंग ही अपने पास है, मतलब न्यू शेयर इशू करने से पहले अपने पास रिटेन अर्निंग मतलब उतना ही पैसा है ना। तो अपन क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग इससे निकाल लेंगे। देखिए
कंपनी कैन स्पेंड फॉलोइंग अमाउंट विदाउट इशूइंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी इतना अमाउंट स्पेंड कर सकती है विदाउट किसी मतलब शेयर को इशू किए बिना। देखिए रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगी, जो भी ईपीएस है 22 का उसका 50% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.36 का 50%, तो 1.18। ये कितने शेयर का आ गया, एक शेयर का, लेकिन टोटल शेयर कितने हैं 50,000 सॉरी 10,000 है टोटल शेयर, तो इंटू कर देंगे 1.18 से, मतलब टोटल रिटेन अर्निंग कितनी है अपनी मतलब 11,800 रुपए। लेकिन अब इसको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ किसकी है रिटेन अर्निंग की, इसका वेट कितना है 80%। कैसे पता चल रहा है, ये देखिए इसका टोटल वेट कितना है 80%। अपन को टोटल निकालनी है कि टोटल कितनी है, तो देखिए जब भी अपन को टोटल निकालनी पड़ेगी तो अपन उसके वेट से ही अपन को क्या करना पड़ेगा डिवाइड। इसका अगर आप ऑफ एलोवेट करें तो ब्रेक पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय वेट, तो अपन ने जो भी अपने रिटेन अर्निंग है इसको डिवाइड कर देंगे 0.80 से, तो अपने पास इतना अमाउंट आ जाएगा। मतलब कंपनी के पास में 14,750 रुपए अभी भी है कि इतने, अगर इससे ज्यादा अमाउंट चाहिए पड़ा तो अपन क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर या फिर जो भी रहेगा वो इशू करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर इतने तक के लिए अपन को चाहिए तो अपन को कोई भी यहाँ पे शेयर इशू करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है ना। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या बोलता है देखिए, कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपन को कैलकुलेट करना है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर अपना जो भी फंड हो गया एक्सीड हो गया है उस वाले अमाउंट से जो अपन ने पॉइंट सी में कैलकुलेट किया था। मतलब अगर अपना अमाउंट 14,750 से एक्सीड हो गया है तो अपन को वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कंप्यूट यहाँ पे करना है ना। अपन को क्या assume करना है कि अपन ने न्यू इक्विटी शेयर जो भी इशू किया है वो कितने पे किया है, वो 20 पे किया है। अभी अपन ने कितने पे कर रहे थे, ऊपर वाला कर रहे थे अपन यहाँ पे, ऊपर वाला कर रहे थे कितने पे कर रहे थे, कहाँ गया, ये कर रहे हैं ऊपर वाला कितने कर रहे हैं 23.60 का। अब कह रहे हैं जो अपन ने न्यू इक्विटी शेयर इशू किया है वो कितने पे इशू किया है, वो अपन ने इशू किया यहाँ पे 20 पे, है ना। कह रहे अपन ने 20 पे इशू किया है तो अपन को यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बतानी, सब चेंज कितने किस्मों को के में चेंज हो जाएगा, बाकी अपनी सारी चीजें वही रहेंगी, है ना। ये कैसे निकलेगा, D1 तो अपना वही सेम रहेगा यहाँ पे, से अपना P0 यहाँ पे मार्केट प्राइस बदल जाएगा 20, ग्रोथ वही रहेगी, तो अपना के अपना है आ जाएगा 15.90। ये पूरा पोर्शन अपना यहाँ पे सेम रहेगा, से अपना ए वाली चीज बदल जाएगी 15.90 और 12 पॉइंट इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, और टोटल में आ जाएगा WACC। ये दोनों सेम है, ये देख सकते हैं दोनों सेम है, क्योंकि सिर्फ अपना के में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में अपना बोल दिया गया है कि सिर्फ अपना किस में चेंज हो रहा है, मार्केट प्राइस में। अगर जो अपना इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है ना वो कितना है 20, तो अपन ने सिर्फ अपना उसमें ही चेंज किया, बाकी सब चीजें सेम है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया इससे कि अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, कितना आ रहा है 14.57% यहाँ पे आ रहा है ना। सिर्फ वेट क्यों नहीं यहाँ पे चेंज हुआ, वेट इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बोल दिया गया था कि ऑप्टिमम वेट है ना, तो अपने ऐसा एक बार देख लेते हैं आंसर, यार अपना 14.57% आ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन एक्टिविटी कर लिया, तो ऐसे अपन ने सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एक काम करते हैं कि मतलब रिवीजन वीडियो सिर्फ इलस्ट्रेशन ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि जो अपना वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए और नहीं मतलब स्ट्रेच करते हुए वीडियो को ही एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।